ज्येष्ठ गौतमी अंबर ने विराज को 49 तूफानी रूह बूटी गोली बनाकर दे दी थी। इसके साथ ही वामदेव शुक्ल की भिजवाई 4 गोलियों की बोतलें भी दे दी थी। वामदेव शुक्ल की शिष्या जोया सचदेव के तोहफे को भी विराज को सौंप दिया था। ये सब करने के बाद गौतमी अंबर ने विराज से कहा, मैंने तुम्हें सभी चीजें दे दी है, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। कई दिनों से तुम्हारी तूफानी रूह बूटी गोली बनाने की वजह से मेरे कई जरूरी काम बीच में ही अटक कर रह गए थे। मेरी इस पहाड़ी पर मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ पर रहकर अभ्यास करना चाहते हो तो इस पहाड़ी की कोई भी जगह चुन सकते हो। इसके अलावा किसी भी मदद के लिए तुम नचिकेत से बोल सकते हो। मैं चलती हूँ। ऐसा कहने के बाद विराज, विकास, दिव्यकीर्ति या शनाया के कुछ बोले बिना ही गौतमी अंबर वहां से जा चुकी थी। गौतमी अंबर के वहां से जाने के बाद विराज, नचिकेत, विकास, दिव्यकीर्ति और शनाया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उस अजीब सी चुप्पी को तोड़ते हुए नचिकेत ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, मित्र विराज, शनाया और सीनियर विकास, दिव्यकीर्ति, मेरे गुरु की कुछ इस तरह की आदत ही है। वो अपने कार्य के प्रति जरूरत से ज्यादा गंभीर है। उनके व्यवहार के लिए मैं क्षमता मांगता हूं। ये सुनकर विकास, दिव्यकीर्ति ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, अरे नचिकेत, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्येष्ठ गौतमी अंबर के इस तरह के अपने कार्यों के लिए चले जाने के बारे में पता है। मुझे मालूम है कि उनका लक्ष्य हम लोगों को अपमानित करने का कतई नहीं था। गौतमी अंबर ने जितने लगन से तूफानी रूह बूटी बनाई थी, उसे देखकर विकास, दिव्यकीर्ति गौतमी अंबर के कायल हो चुके थे। विराज के प्रति उनके दिल में क्या जगह थी, वो इसी बात से जाहिर हो रही थी कि उन्होंने विराज को संशोधित तूफानी रूह बूटी बनाकर दी। ये विराज के लिए बहुत सम्मान की बात थी। ऐसे में उनके इस व्यवहार को दिल पर लेने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता था। विराज ने नचिकेत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मित्र नचिकेत, मैं तो ज्येष्ठ गौतमी अंबर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना श्रम करके मेरे लिए इतनी महान गोलियां तैयार की। कृपया आप ऐसा कुछ भी न सोचे। उन दोनों की बात सुनकर नचिकेत ने राहत की सांस ली। नचिकेत को लग रहा था कि अगर उन दोनों को गौतमी अंबर की बात बुरी लगी हो तो हो सकता था कि वो दोनों उसका गुस्सा उस पर निकाल दे। इसलिए वो इस मामले को यहीं पर शांत कर देना चाहता था। नचिकेत ने विराज से पूछा, मित्र विराज, क्या आप यहीं रहकर साधना करेंगे या फिर आपकी कुछ और योजना है? नचिकेत का सवाल सुनकर विराज ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, मैं कुछ दिन यही रहूंगा। कुछ दिनों के लिए मुझे आपको थोड़ा तकलीफ देनी होगी। विराज को अच्छे से मालूम था कि सौदागर का भाई, जो कि एक मार्शियल संत स्तर का योद्धा था, वो गोली नगर या गोली घाटी के बाहर खड़ा होकर उसकी राह ताक रहा होगा। ऐसे में भले ही उसके पास काले तेंदुए के 9 घेरे गोल्डन पंख थे, फिर भी एक संत स्तर के योद्धा का सामना करना संभव नहीं था। इसलिए विराज गौतमी अंबर की इसी पहाड़ी पर कुछ दिन रहकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। विराज की बात सुनकर नचिकेत ने कहा, अगर तुम साधना करना चाहते हो तो इसी पहाड़ी के पीछे एक साधना कक्ष बनाया गया है, तुम वहां जाकर एकांत में रहकर साधना कर सकते हो। उसी कक्ष के पास में ही रुकने के लिए कुछ कमरे बनाए गए हैं। शनाया और गोल्डन पंख उन कमरों में रुक जाएंगे। नचिकेत खुद अपनी साधना पहाड़ी के पीछे बने साधना कक्ष में ही करता था। वो कक्ष बहुत ही शांत था और साधना करने के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह थी। उस साधना कक्ष की एक बड़ी विशेषता ये भी थी कि गौतमी अंबर ने एक बड़े रचनाकार विशेषज्ञ से कहकर उस साधना कक्ष में आत्माओं का निवास रचनाकार प्रतिरूप बनवा दिया था। इस कारण से उस साधना कक्ष में साधना करने से सामान्य की तुलना में 2 गुना ज्यादा लाभ मिलता था। नचिकेत को अगले कुछ समय तक साधना नहीं करनी थी, इसलिए वो साधना कक्ष को विराज को आराम से दे सकता था। नचिकेत की बात सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
मित्र नचिकेत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विराज को इस समय इस तरह के साधना कक्ष की जरूरत थी। उसके पास सिस्टम से मिले लक्की ड्रा खेलने के 6 मौके बचे थे। उसे उम्मीद की थी इन 6 लक्की ड्रा में उसे कुछ तो ऐसा काम का मिल सकता था जिसकी मदद से वो संत स्तर के कब्रिस्तानी भूत हत्यारे का सामना कर सकें। विराज की बात सुनकर नचिकेत ने विराज से कहा, तो फिर हम लोग साधना कक्ष की ओर चलते हैं। ऐसा कहकर वो आगे की तरफ बढ़ चला। उसके पीछे पीछे विराज, शनाया और गोल्डन पंख चल पड़े। साधना कक्ष के पास जाकर नचिकेत ने साधना कक्ष और उसके पीछे बने कमरे दिखाते हुए कहा, विराज आप यहाँ रह सकते हैं। अगर आपको ये जगह पसंद न आई हो तो मैं आप सभी लोगों के रुकने का इंतजाम कहीं और करवा दूंगा। इतना सुनते ही शनाया ने कहा, अरे नहीं, ये तो जबरदस्त जगह है। नगर के कोलाहल से दूर, प्रकृति के नजदीक और एकदम शांत। यही ठीक है। इस पर नचिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा है तो फिर आप लोग आराम कीजिए। मैं आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करवाता हूँ। यहाँ का रसोइया कमाल का स्वादिष्ट भोजना बनाता है। ऐसा कहकर नचिकेत रसोइया को बुलाने चला गया। विराज और शनाया अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर आराम करने के बाद और खाना पीना करने के बाद विराज साधना कक्ष में लौट आया। उसके साथ शनाया और नचिकेत भी साधना कक्ष में थे। उस साधना कक्ष में आने के बाद आत्माओं का निवास रचनाकार प्रतिरूप को नचिकेत ने सक्रिय कर दिया। इससे बाहर से कोई भी इंसान उस साधना कक्ष के अंदर झांककर नहीं देख सकता था। नचिकेत ने विराज से कहा, मैं इसी कक्ष में रहकर साधना करता हूँ। इस साधना कक्ष की शक्ति बेमिसाल है। विराज ने शनाया और गोल्डन पंख से कहा, तुम दोनों जाकर आराम कर लो। ये सुनकर शनाया ने कहा, नहीं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे गोली घाटी में कुछ लोगों से मिलने जाना है। तुम आराम से अपनी साधना पूरी करो, मैं कल दोपहर तक लौट आऊंगी। ये सुनते ही विराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस पर शनाया ने विराज के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं गोली घाटी में कई बार आ चुकी हूँ। मेरी चिंता मत करो। ये सुनकर विराज ने कहा, तब की बात कुछ और थी, लेकिन इस समय तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर गोल्डन पंख ने कहा, आप चिंता न करें उस्ताद। शनाया के साथ मैं चला जाता हूँ। कोई भी खतरा हुआ तो आपको सूचित कर दूंगा। उसी समय नचिकेत ने कहा, मुझे कुछ दिनों का आराम मिला है। तुम चाहो तो शनाया के साथ मैं भी जा सकता हूँ। शनाया अमीर व्यापारिक घराने से आती थी, इसलिए नचिकेत भी शनाया से अच्छे संबंध बनाना चाहता था। नचिकेत एक अल्केमिस्ट था। ऐसे में उसकी बनाई गोलियों को शनाया का दक्ष परिवार अच्छे मूल्यों पर खरीद सकता था। इसलिए वो शनाया के साथ चलने के लिए तैयार हो गया ताकि उसके जरिए दक्ष परिवार से अच्छे संबंध विकसित कर सके। उन सभी की बात सुनकर विराज ने कहा, ठीक है, तुम दोनों शनाया के साथ चले जाओ और कल दोपहर तक लौट आना। गोल्डन पंख, अगर कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत आत्मा के संबंध से मुझे इत्तला कर देना, और हाँ, किसी भी हाल में गोली घाटी की सीमा से बाहर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। ये सुनकर शनाया ने कहा, हाँ ठीक है, वो सब तो कर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमें वो तोहफा तो दिखाओ जो जोया सचदेव ने तुम्हें दिया है। हम भी तो जाने जोया ने आखिर तुम्हें क्या दिया है। शनाया के दिमाग में अभी भी जोया ही घूम रही थी। वो ये जानने को बेताब थी कि आखिर जोया ने विराज को क्या तोहफा दिया था। उस तोहफे के आधार पर वो ये हिसाब लगाना चाह रही थी कि आखिर जोया के दिमाग में क्या चल रहा था। शनाया की बात सुनकर नचिकेत के चेहरे पर भी उत्सुकता उभर आई। वो भी ये जानना चाहता था कि आखिर जोया ने विराज को क्या तोहफा दिया था। शनाया की बात सुनकर विराज साधना कक्ष में जमीन पर बैठ गया।
उसने गौतमी अंबर की दी गई लो ग्रेड यूनिवर्स रिंग को बाहर निकाल लिया। उस यूनिवर्स रिंग के चारों ओर निर्वाण ज्वाला की सुरक्षा परत बनी हुई थी। हालांकि वो सुरक्षा परत काफी कमजोर थी, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उस यूनिवर्स रिंग को खोलने की कोशिश करता तो निर्वाण ज्वाला सक्रिय होकर उस यूनिवर्स रिंग को नष्ट कर देती। ये देखकर विराज ने बड़ी सावधानी से अपनी दिमागी ऊर्जा का उपयोग करके उस निर्वाण ज्वाला को यूनिवर्स रिंग से हटा दिया। निर्वाण ज्वाला को हटाने के बाद विराज ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उस यूनिवर्स रिंग के अंदर डालकर उस यूनिवर्स रिंग में झांककर देखा कि वहां क्या क्या था। उस यूनिवर्स रिंग में कई सारी गोली की बोतलों के साथ एक सजावटी डब्बा रखा हुआ था। उस सजावटी डब्बे को देखते ही विराज समझ गया कि वो गोली घाटी के पंच सदस्य वामदेव शुक्ल की शिष्या जोया सचदेव का भेजा गया तोहफा था। विराज ने उस सजावटी डिब्बे को बाहर निकाल लिया और उसे घुरकर देखते हुए कहा, पता नहीं इस डिब्बे में क्या होगा। शनाया और नचिकेत भी कौतूहल नजरों से उस सजावटी डिब्बे को देख रहे थे। उसने तुरंत उस सजावटी डिब्बे को खोल लिया। उस सजावटी डिब्बे को खोलते ही एक अजीब महक ने उसे मदहोश कर दिया। पूरा साधना कक्ष उस महक से सुगंधित हो उठा। ये देखकर शनाया के मन में ईर्ष्या की अग्नि फूटने लगी। उस सजावटी डिब्बे में एक उत्कृष्ट कांच की बोतल रखी थी। उस कांच की बोतल से ही वो मदहोश कर देने वाली सुगंधित महक निकल रही थी। उस सजावटी डिब्बे में उस कांच की बोतल के अलावा एक पीले रंग का गोली फॉर्मूला रखा था और एक कागज का छोटा टुकड़ा रखा था। विराज की नजर तुरंत उस कागज के छोटे टुकड़े पर गई। उस कागज में कुछ खूबसूरत पंक्तियां लिखी थी। कागज के उस टुकड़े में कांच की बोतल और गोली फॉर्मूले के प्रभाव के बारे में संक्षेप में लिखा था। कांच की बोतल में मौजूद द्रव्य को जोया ने अपने हाथों से तैयार किया था। साथ ही गोली फॉर्मूले के साथ कुछ गोलियां भी रखी थी, जिन्हें भी जोया ने अपने हाथों से ही तैयार किया था। उस कांच की बोतल में 100 अमृत फूलों से बना काढ़ा था, जिसे जोया ने एक विशेष विधि से कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया था। उस कांच की बोतल में 100 अमृत फूलों के रस के साथ साथ खूब सारे परागकण भी मौजूद थे। उन्हें बहुत ही उच्च कोटि की औषधियों के साथ मिलाकर परिशोधित किया गया था। इस काढ़े को पीने से दिमाग तेजी से शांत होता था, साथ ही दिल के अंदर पैदा होने वाले राक्षसों का उठना बंद हो जाता था। इसके अलावा उस द्रव्य का जो सबसे जरूरी काम था वो था कई 100 तरह के जहर के असर को बेअसर कर सकता था। विराज को जोया से कई तोहफे मिले थे, जिसे शनाया के कहने पर विराज खोलकर देख रहा था। तो क्या इससे शनाया का गुस्सा भड़कने वाला था? क्या शनाया जोया को रोकने के लिए कुछ करने वाली थी? अगर हाँ तो क्या करने वाली थी? क्या विराज साधना करके अपनी शक्ति बढ़ाने में कामयाब हो सकेगा? विराज ने स्वर्गीय पूर्ण शक्ति गोली बनाई थी। गोली घाटी के पंच सदस्य वामदेव शुक्ल की शिष्या जोया सचदेव इस गोली की मदद से अनंत औषधियों का आत्मा शरीर हासिल कर सकी थी। इसी से खुश होकर जोया सचदेव ने विराज के लिए एक तोहफा भेजा। उस तोहफे के बारे में जानकर शनाया के दिल में जलन की अग्नि का ज्वार उठने लगा। वो ये जानने को बेताब हो रही थी कि आखिर जोया ने विराज को क्या तोहफा भेजा था, ताकि तोहफे को देखकर ये समझ सके कि जोया के दिल में विराज के लिए किस तरह की भावनाएं उभर रही थी। विराज ने गौतमी अंबर की दी गई लो ग्रेड यूनिवर्स रिंग को खोलकर देखा तो उसमें जोया का तोहफा रखा था। जोया ने एक कांच की बोतल में 100 अमृत फूलों का काढ़ा बनाकर विराज के लिए भेजा था। 100 अमृत फूलों का काढ़ा 100 से अधिक तरह के जहर को काटने की क्षमता रखता था। अगर किसी कारण से विराज के शरीर में कोई खतरनाक जहर चला जाता तो विराज उस कांच की बोतल को खोलकर उस काढ़े को पी सकता था। काढ़े को पीते ही उस खतरनाक जहर का असर उसके शरीर से समाप्त हो जाता। इस तरह जोया का 100 अमृत फूलों का काढ़ा कहीं ना कहीं किसी अमृत के समान ही था। ये काढ़ा बहुत ही कीमती खजानों में अपनी गिनती करने वाला था। विराज सोचने लगा,
इस 100 अमृत फूलों के काढ़े को अगर मैं बाजार में जाकर बेचने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसकी भारी कीमत मिल जाएगी। हालांकि मैं ऐसा करूंगा नहीं। इसे तो मैं सदैव अपने पास रखूंगा। विराज ने शनाया और नचिकेत की ओर देखकर कहा, जोया का ये तोहफा तो सच में शानदार है। ये हमारे दिलों में उठने वाले दानवों को मारने के साथ ही 100 से अधिक तरह के जहर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सच में जोया ने कमाल का तोहफा भेजा है। विराज की बात सुनते ही शनाया के अंदर उठ रही जलन की लहरें तूफान में बदलने लगी। उसने गुस्से से कहा, हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी वजह से वो अपनी असल शक्ति को हासिल कर सकी। इतना तो दे ही सकती है। मैं चाहूं तो इससे कहीं अधिक कीमती तोहफे तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी को रिझाना पसंद नहीं करती। ये तो स्नेह को एक तरह से खरीदने की कोशिश हुई। ये सुनकर विराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ये तो जोया का स्नेह है। ऐसा कहकर विराज सजावटी डिब्बे में रखे गोली फॉर्मूले को देखने लगा। वो गोली फॉर्मूला एक 6th ग्रेड फॉर्मूला है। ये गोली फॉर्मूला का एक सामान्य फॉर्मूला था, हालांकि बाजार में उस फॉर्मूले की ऊंची कीमत थी। ये गोली फॉर्मूला कुछ फूलों के रस से बनता था, जिससे असाध्य बीमारियों में आराम मिलता था। उस गोली फॉर्मूला को देखकर शनाया ने कहा, ऐसे फॉर्मूले तो हम रोज ही खरीदते और बेचते हैं। ऐसा कहकर उसने अपना मुंह से गोली फॉर्मूले से घुमा लिया। विराज को शनाया के अंदर चल रही बेचैनी हल्की हल्की समझ आ रही थी और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। विराज ने भले ही 4 स्वर्गीय पुण्यशक्ति गोलियां बनाकर वामदेव शुक्ल को दी थी, लेकिन वामदेव शुक्ल ने तो उन 4 गोलियों की खूब सारी गोलियां बनाकर बोतलों में भरकर उसे दी थी। एक एक बोतल में कई सारी गोलियां थी। विराज को अच्छे से मालूम था कि इतनी सारी गोलियों को बनाने में कितने संसाधन खपे होंगे। इसके साथ ही जोया ने भी बहुमूल्य उपहार उसे भेजा था। इस वजह से विराज को लग रहा था कि उसे बदले में कुछ ज्यादा ही मिल गया था। इसलिए वो मन ही मन थोड़ा असहज हो रहा था। उसके मन में जोया सचदेव को लेकर अच्छी भावनाएं आ रही थी। उसने खुश होते हुए कहा, सच में वामदेव शुक्ल और जोया सचदेव दोनों का दिल काफी बड़ा है। जोया सचदेव से तो मिलना पड़ेगा और मिलकर उसे धन्यवाद देना होगा। विराज की बात सुनते ही शनाया की आंखों में क्रोध उतर आया। उसने गुस्से से कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब जोया के मसीहा जो है विराज जी। विराज एक मसीहा की वजह से जोया को अनंत औषधियों का आत्मा शरीर हासिल हो सका। ऐसा कहकर शनाया ने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक मिडिल ग्रेड यूनिवर्स रिंग बाहर निकाली और उसे विराज की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें उस जोया के दिए गए उपहारों से भी कहीं ज्यादा कीमती उपहार है। मेरी तरफ से तुम्हें ये तोहफा है। ये सुनकर विराज ने पूछा, मगर तुम्हें तोहफा देने की आवश्यकता नहीं। इस पर शनाया ने कहा, क्यों नहीं है? उस सौदागर से तुमने बचाया था ना मुझे। मेरी तो जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। मुझे तो मूल्यवान उपहार देना ही होगा। शनाया के गुस्से को देखकर विराज सोचने लगा, उफ़, इसलिए ही इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। उसने शांत होते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ठीक है, मैं जोया का उपहार उसे वापस भिजवा दूंगा। ये सुनकर शनाया का गुस्सा शांत हुआ और उसने अपनी मिडिल यूनिवर्स रिंग को वापस रखते हुए कहा, हाँ हाँ, लड़कियों का मसीहा। एक लड़की के जन्मजात शरीर की खामियों को दूर करने वाला मसीहा। एक लड़की को सौदागर से बचाने वाला मसीहा। सुना है तुमने उत्तर सागर महारानी की भी मदद की थी उनके शरीर की खामियों को दूर करने में। और भाई बता रहा था कि कलिंजर संस्थान की भी कई लड़कियों को तुमने महंगी गोलियां ऐसे ही मुफ्त में बांट दी थी। तुम्हारा सही है। लड़कियों के मसीहा, जो लड़कियों के उपहारों को नहीं रखता, बस लड़कियों के दिलों में रहता है। ये सुनकर विराज ने लाचारी में अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा, तो अब मैं क्या करूं? इस तोहफे को रखूं या वापस करूं? ये बता दो।
ये सुनकर शनाया ने कहा, मैं क्यों बताऊं? भला मैं कौन होती हूं बताने वाली? मेरा तुम्हारा संबंध ही क्या है? इस पर विराज ने कहा, संबंध आत्मा का आत्मा से होता है, और अगर आत्मा का आत्मा से संबंध बन चुका है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। इस पर शनाया ने कहा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे चलना है। कल दोपहर या शाम तक लौट आऊंगी, ऐसा कहकर शनाया वहां से चली गई। शनाया के साथ साथ नचिकेत और गोल्डन पंख भी वहां से चला गया। उन सभी के जाने के बाद उस साधना कक्ष में अकेले बैठा विराज सोचने लगा, अब ये क्या आफत है। सच में इस मार्ग पर चलना तो कांटों पर चलने की तरह दुष्कर कार्य लग रहा है। भले ही शनाया दक्ष को जोया सचदेव पर गुस्सा आ रहा था, विराज के मन में जोया सचदेव की एक अच्छी इमेज बन चुकी थी और मन ही मन वो जोया सचदेव से मिलने के लिए उत्सुक हो रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे जोया को कोई न कोई उपहार देना होगा ताकि इस उपहार का बोझ मैं अपने सिर से उतार सकूं, लेकिन ये समय इन सभी चीजों के बारे में सोचने का नहीं है। ऐसा सोचते ही विराज ने अपना ध्यान सभी चीजों से हटा लिया और साधना करने के लिए वो अपने दिमाग को शांत करने लगा। अच्छी बात ये थी कि कल शाम तक उसे देखने वाला यहाँ कोई नहीं था, वो बिना किसी परेशानी के सिस्टम के साथ संवाद कर सकता था। अपने आप को शांत करने के बाद विराज का ध्यान उन 4 बोतलों की तरफ गया जिन्हें वामदेव शुक्ल ने बनवाकर भिजवाया था। वो 4 गोलियां थी, दिल शक्ति गोली, समझ शक्ति गोली, नसों की मुक्ति गोली, सोने की बारिश गोली। इन चारों गोलियों की चारों बोतलों को बाहर निकाल लिया। हर बोतल गोलियों से भरी हुई थी। उन 4 बोतलों को बाहर निकालते हुए साधना कक्ष उन चारों बोतलों से निकलने वाली महक से सुगंधित हो उठा। उस सुगंध को अपनी नसों में खींचकर विराज के अंदर एक अलग ही सुख मचलने लगा। उसके चेहरे पर असीम सुख के भाव उत्पन्न हो गए। उसने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, ये गोलियां लगभग सर्वश्रेष्ठ स्तर की गोलियां हैं। धन्य है ज्येष्ठ वामदेव। इन गोलियां का औषधीय प्रभाव तो कमाल का होना चाहिए। सच में ज्येष्ठ ने तो मुझे अपना कर्जदार बना लिया। विराज ने सामने रखी 4 बोतलों में से एक बोतल को उठाकर उसमें से एक गोली बाहर निकाल ली और सोचने लगा, इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं किसी भी तरह अपनी शक्ति बढ़ाऊं ताकि गोली नगर के बाहर खड़े मार्शियल संत योद्धा का सामना कर सकूं। विराज को अच्छे से मालूम था कि भूत प्रजाति और मानव प्रजाति के बीच हमेशा से ही कट्टर दुश्मनी रही थी और दोनों ही प्रजातियां हमेशा से ही एक दूसरे के स्वर्ग के गर्व योद्धाओं की हत्याएं करते हुए आई थी। इस क्रम में विराज ने भूत प्रजाति के कई हत्यारों को अभी तक मार दिया था। ऐसे में भूत प्रजाति का बदला लेने के लिए उसे मारने आना सामान्य ही बात थी। विराज चाहता तो उस मार्शियल संत योद्धा कब्रिस्तानी भूत से बचकर भाग सकता था, लेकिन ऐसा करने पर भूत प्रजाति हमेशा के लिए उसके पीछे पड़ जाती और उसका बचा हुआ जीवन भागने में ही निकल जाता। इसके उलट अगर वो उस मार्शियल संत योद्धा कब्रिस्तानी भूत को मार गिराता तो अपने एक संत स्तर के योद्धा को मरता देखकर भूत प्रजाति सदमे में आ जाती और डरकर विराज से दूरी बना लेती। इसके साथ ही पूरे कैप्लर यूनिवर्स में ये बात सबको समझ आ जाती कि विराज का सामना करने का क्या नतीजा होता था, फिर भले ही कोई मार्शियल संत योद्धा ही क्यों न हो। इसलिए विराज को कुछ भी करके उस संत योद्धा को मार गिराना था, ताकि भूत प्रजाति, वसु परिवार और दुनिया को एक कड़ा संदेश चला जाता कि विराज पर हाथ रखने का क्या दुष्परिणाम था। विराज सोचने लगा, ये वसु परिवार कुछ ज्यादा ही उग्रता दिखा रहा है। गोली घाटी से लौटने के बाद इसके तेवर भी ढीले करने होंगे। ये ऐसे नहीं मानने वाला। विराज ने चारों बोतलों से एक एक गोली को बाहर निकालकर उन चारों गोलियों को अपने मुंह में रखकर निगल लिया। इसके तुरंत बाद वो साधना की अवस्था में बैठकर अपनी अंतरात्मा पर ध्यान लगाने लगा।
अपनी अंतरात्मा के समुद्र पर ध्यान लगाते हुए उसने उन चारों गोलियों के औषधीय प्रभाव को ज्यादा से ज्यादा सोखना शुरू कर दिया। वो चारों गोलियां जो उसने निगली थी वो सभी असाधारण स्तर की गोलियां थी। दिल शक्ति गोली इंसान के दिमाग को पूरी तरह से शांत और एकाग्र कर देती थी। इसकी मदद से पूर्ण एकाग्रता के साथ अपना ध्यान मार्शियल तकनीक पर लगा सकता था और अपनी समझ को मजबूत कर सकता था। इस गोली की मदद से आधे समय में 2 गुना परिणाम हासिल किया जा सकता था। नसों की मुक्ति गोली शरीर की हर नस को जाकर खोल देती थी, जिससे शरीर के अंदर बहने वाली एनर्जी की धारा शरीर के हर हिस्से से होकर गुजरने लगती थी। इस गोली के साथ सोने की बारिश गोली लेने पर शरीर के अंदर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा समाने लगती थी। नसों की मुक्ति गोली की वजह से शरीर की हर नस और मांसपेशी में वो आध्यात्मिक ऊर्जा समाने लगती थी। शरीर के अंदर इतनी भारी ऊर्जा के प्रवाह और अवशोषण होने की वजह से इंसान तेजी से अपनी मार्शियल क्षमता बढ़ा सकता था। साधना कक्ष में बैठे विराज के चारों ओर धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा चारों ओर बहुत तेज गति से घूमने लगी थी। विराज अपनी मार्शियल तकनीक करिश्माई सर्जन को पूरी शक्ति के साथ बढ़ाने लगा। उसके शरीर से शक्तिशाली आभा निकलने लगी। इस समय दूर से देखने पर विराज किसी भयानक शक्तिशाली दैत्याकार जानवर से कम नहीं लग रहा था। उसके शरीर के अंदर इस कद्र उथल पुथल मच रही थी, मानो बड़ी संख्या में दैत्याकार सांड उसके शरीर में घुस आए हो और उसके शरीर की नसों में पागलों की तरह दौड़ लगा रहे हो। विराज ने वामदेव शुक्ल की भेजी गई गोलियों को निगलना शुरू कर दिया था, तो इन गोलियों का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला था? क्या विराज पर्याप्त शक्ति अपने अंदर पैदा कर पाने में कामयाब हो सकेगा? क्या शनाया का गुस्सा विराज और उसके संबंध में कटुता का बीज बोने वाले थे? विराज साधना कक्ष में ध्यान की मुद्रा में बैठा था। वो वामदेव शुक्ल की भेजी 4 गोलियों को गटक चुका था, जिससे उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का तेज प्रवाह दौड़ रहा था। ऊर्जा के उस तेज प्रवाह में वो तेजी से अपनी मार्शियल तकनीक करिश्माई सर्जन का अभ्यास करके उसकी शक्ति को बढ़ाता जा रहा था। चारों गोलियों के प्रभाव से विराज की नसें ऊर्जा के भयंकर प्रवाह से घुमड़ रही थी। चारों ओर से धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा आकर विराज के अंदर समाती जा रही थी। इस समय विराज ऊर्जा का एक बवंडर बन चुका था, जिसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। विराज के अंदर शुद्ध तलवार सार की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही थी। चारों गोलियों के औषधीय प्रभाव की वजह से विराज की अंतरात्मा का समुद्र तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसका विस्तार होता जा रहा था। उसकी अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर शुद्ध तलवार सार भीषण मात्रा में तूफान के रूप में बह रही थी। विराज की अंतरात्मा का समुद्र पिछले काफी समय से समान ही रहा था। भले ही उसके मार्शियल स्तर में बढ़ोतरी भी हुई थी, लेकिन आज दिल शक्ति गोली, समझ शक्ति गोली, नसों की मुक्ति गोली, सोने की बारिश गोली की वजह से उसकी अंतरात्मा का समुद्र तेजी से विस्तृत होता जा रहा था। आत्मा के समुद्र के तेजी से विस्तृत होते चले जाने के साथ ही उसके शरीर से निकलने वाली आभा भी बहुत तेज गति से फैलती और शक्तिशाली होती जा रही थी। जल्दी ही विराज सेकंड ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा से बढ़कर 3rd ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बन गया। विराज के अंदर समाती स्वर्ग और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेज गति से शुद्ध होते जा रही थी और उसकी अंतरात्मा के समुद्र में समाती चली जा रही थी। इससे विराज की अंतरात्मा के समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध तलवार सार इकट्ठा होता जा रहा था। धीरे धीरे ये शुद्ध तलवार सार भयानक स्तर तक पहुंच गया। ऐसा होते ही विराज के शरीर से शक्तिशाली तलवार धार निकलने लगी। उस समय विराज तलवारों का देवता लग रहा था, जिसके शरीर से शक्तिशाली अनंत तलवार की धार चारों ओर बह रही थी। उस साधना कक्ष की दीवारों पर चारों ओर तलवारों के अनगिनत निशान छप गए। विराज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी महाशक्तिशाली तलवार धार को बनाना सीख रहा था।
विराज की तलवार तकनीक में समझ सूर्य के प्रकाश की रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। धरती और स्वर्ग की विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा चारों ओर से आकर उसकी अंतरात्मा के समुद्र में शुद्ध तलवार सार के रूप में समाती चली जा रही थी। साधना की अवस्था में बैठा विराज इस समय किसी दिव्य पुरुष की भांति लग रहा था। उसके अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर अनंत तलवार तकनीक उठ खड़ी हुई और वो सभी तलवार तकनीक को बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से सीखते चले जा रहा था। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा का बवंडर उठना शुरू हो गया, जो देखते ही देखते उसके शरीर से बाहर आ गया और साधना कक्ष के अंदर उठ खड़ा हुआ। साधना कक्ष को गहन साधना के लिए बनाया गया था, इसलिए उसकी दीवारों बहुत मोटी थी, जिससे वो बवंडर साधना कक्ष की दीवारों को गिरा नहीं पा रहा था। साधारण कक्ष होने पर तो इस समय उसकी सभी दीवारें उस शक्तिशाली बवंडर के प्रभाव से चकनाचूर हो चुकी होती। उसकी आभा पागल सांड की तरह तेजी से बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते विराज की मार्शियल क्षमता में फिर से विस्तार होने लगा और वो 4th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बन गया। ऐसा होने के कुछ देर बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का भयंकर बवंडर जो विराज के चारों को त्राही मचा रहा था, वो धीरे धीरे करके शांत होने लगा। साधना कक्ष की दीवारों पर अनंत तलवार धार और प्रहारों की छाप पड़ चुकी थी। हालांकि उस कक्ष को इस तरह से बनाया गया था कि उन दीवारों से वो तलवार छाप कुछ समय बाद स्वतः ही गायब हो जाती। उसी समय विराज के शरीर से शुद्ध तलवार धार बाहर निकली, जिसकी शक्ति उसकी पहली की तलवार धार की शक्ति में काफी ज्यादा थी। विराज ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल ली। उसने कक्ष के चारों ओर दीवारों पर बने तलवार धार के प्रहार के निशानों को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। उसके शरीर से अभी भी तेज सफेद रंग की रोशनी निकल रही थी, जिससे उसकी त्वचा एकदम सफेद दिख रही थी। उसका शरीर किसी शक्तिशाली कवच की तरह लग रहा था। उसी समय विराज ने अपना मुंह खोल दिया और उसी समय विषैली गैसें उसके मुंह से बाहर निकलने लगी। अपने शरीर में इकट्ठा हुई सभी विषैली गैसों को बाहर निकाल देने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी दमक रही थी। एक अलग ही आत्मविश्वास उसके पूरे व्यक्तित्व में नजर आ रहा था। उसे अच्छे से मालूम था कि चारों गोलियों को एक साथ लेने पर शरीर के अंदर शानदार प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते थे, इसलिए ही उसने वामदेव शुक्ल से इन्हीं 4 गोलियों को बनाने का आग्रह किया था। विराज को लगा था कि इन 4 गोलियों के दम पर वो 3rd ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बन जाएगा, लेकिन उसकी सोच से भी ऊपर उठकर वो एक 4th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बन चुका था। इसके साथ ही उसकी शक्ति में भी काफी इजाफा हुआ था। उसकी तलवार धार भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई थी। उसके शरीर की एक एक नस खुल चुकी थी, जिसमें इस समय भयंकर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जिससे उसे अपना शरीर बहुत ही हल्का और मजबूत महसूस हो रहा था। इससे युद्ध के दौरान उसकी फुर्ती में बढ़ोतरी होने वाली थी। उसके शरीर में एक अलग ही तलवार सार बह रहा था। विराज एक अल्केमिस्ट था और समय समय पर शक्तिशाली और औषधीय गुणों से युक्त गोलियां का सेवन करता रहता था। इससे उसके शरीर में कई औषधीय गोलियां का प्रभाव अभी भी बचा हुआ था। इन 4 गोलियों को लेने के बाद वो औषधीय प्रभाव भी इन 4 गोलियों के साथ मिल गया, जिसकी वजह से परिणाम विराज की सोच से भी ऊपर आ सका। अपने आप को शांत करके विराज ने एक बार फिर 4 बोतलों से एक एक गोलियां निकालकर वापस से अपने मुंह में रखकर निगल ली। उन गोलियों के उसके शरीर में घुलते ही फिर से उन गोलियों का औषधीय प्रभाव उसके शरीर में शुरू हो गया। उसकी मार्शियल तकनीक करिश्माई सर्जन बहुत ही तेजी से साथ बढ़ने लगी। धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा का बवंडर फिर से उसके अंदर और बाहर हर जगह उठने लगा। इससे उसके शरीर से सफेद रोशनी प्रदीप्त होने लगी और वो देखने में एक दिव्य अवतार की तरह लगने लगा। जल्दी ही विराज की आभा में तेजी से विस्तार होने लगा और विराज 4th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा से बढ़कर 5th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बन गया। इस पूरे समय में विराज मार्शियल अवस्था में था।
जैसे ही एक गोली की मार्शियल क्षमता का उसके शरीर में अवशोषण हो जाता तो वो तुरंत नई गोली अपने मुंह में रखकर निगल लेता। वो एक के बाद एक चारों बोतलों से गोलियां निकालकर अपने मुंह में रखता जा रहा था और उसके सभी औषधीय प्रभावों को अवशोषित करते जा रहा था। उसके चारों ओर लगातार ऊर्जा का शक्तिशाली बवंडर चल रहा था। इस समय अगर कोई उसे बाहर से देख रहा होता तो विराज को ऐसा करते देखकर वो पागल हो उठता। सामान्य योद्धा तो ऐसा करने पर ऊर्जा के इस बवंडर के नसों के फटने से मारा जाता, लेकिन विराज ऊर्जा की इस विशाल राशि को आसानी से अवशोषित किए जा रहा था। सामान्य योद्धा ऐसी 4 गोलियों को लेने के बाद अगले 1 महीने तक उन 4 गोलियों के औषधीय प्रभाव को अपने अंदर अवशोषित करता, लेकिन विराज तो उन गोलियों को ऐसे खा रहा था मानो कि वो गोली गोली न होकर टॉफी हो। वामदेव शुक्ल गोली घाटी के एक महान अल्केमिस्ट थे, इस कारण से वो इन चारों गोलियों की इतनी शानदार गुणवत्ता के साथ बना सके। ऐसी गोलियां हासिल होने पर कोई भी योद्धा लंबे समय तक धीरे धीरे करके इन गोलियों का उपभोग करता ताकि इन गोलियों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। वामदेव शुक्ल ने भी विराज को इसी उम्मीद से ये गोलियां बनाकर दी थी कि विराज लंबे समय तक धीरे धीरे करके इन गोलियों का उपभोग करता रहेगा। अगर वो इस समय ये देख लेते कि विराज टॉफी की तरह उनकी बनाई गोलियों का सेवन करता जा रहा था तो अपनी तलवार उठाकर विराज को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते। इतनी अनमोल गोलियों को कोई कैसे इस तरह से अपव्यय कर सकता था। हालांकि विराज की अपनी मजबूरियां थीं। विराज को मारने के लिए एक संत स्तर का योद्धा गोली नगर के रचनाकार टावर के बाहर खड़ा था, जिससे बच निकला विराज के लिए संभव नहीं था। उसके साथ युद्ध ही एकमात्र विकल्प था। इसलिए विराज को जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी थी। उसके पास इन सभी गोलियों का धीमे धीमे उपभोग करके उनका अधिकतम उपयोग कर पाना संभव नहीं था। विराज को भी मालूम था कि एक साथ इन गोलियों को लेने पर इन गोलियों का प्रभाव घटकर आधा रह जाने वाला था। इन गोलियों को धीरे धीरे लंबे समय तक लेने पर वो इन गोलियों की मदद से मार्शियल राजा योद्धा तक बन सकता था, लेकिन वक्त ही वो खजाना था जहां विराज इस समय एकदम कंगाल था। उसे वक्त से पहले ही शक्तिशाली बनना था। विराज पूरी रात साधना की अवस्था में बैठकर गोलियों को अवशोषित करता रहा। उसकी मार्शियल क्षमता में तेजी से इजाफा होता जा रहा था। उसके शरीर से भयंकर दिल को दहला देने वाली तलवार धार निकल रही थी। उस तलवार धार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो धरती पर कोई स्वर्ग का देवता उतर आया हो जो अपनी दिव्य तलवार से वहां चारों ओर शक्तियों का अंबार लगाता जा रहा हो। अगली सुबह तक विराज उन चारों बोतलों को आधा खाली कर चुका था। उसके शरीर से भयानक आभा बह रही थी जो उस साधना कक्ष की दीवारों को तोड़ डालने के लिए पागल सांड की तरह उन पर प्रहार किए जा रही थी। हालांकि गौतमी अंबर ने उस साधना कक्ष को बहुत ही शक्तिशाली मिस्त्री से तैयार करवाया था, जिसके कारण उस साधना कक्ष की दीवारें अभी भी टिकी हुई थी। उसी समय विराज ने अपनी आंखें खोल ली। उसके मुंह से भयानक विषैली गैसें लगभग आधा घंटे तक निकलती। गैस निकलने के बाद उसके चेहरे पर एक असीम सुख प्रकट हो गया। उसी समय सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपका मार्शियल लेवल 1 लेवल अप होता है। आप 3rd ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बनते हैं। मौलिक ऊर्जा पॉइंट ग्रोथ रेट 230 पॉइंट हर दिन। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपका मार्शियल लेवल 1 लेवल अप होता है। आप 4th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बनते हैं। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपका मार्शियल लेवल 1 लेवल अप होता है। आप 5th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बनते हैं। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपका मार्शियल लेवल 1 लेवल अप होता है। आप 8 ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बनते हैं। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस!
आपका मार्शियल लेवल एक लेवल अप होता है। आप 9th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बनते हैं। एक के बाद एक सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। विराज को इस बात से आश्चर्य हो रहा था कि पूरी रात में एक बार भी सिस्टम की आवाज उसे सुनाई नहीं दी और सीधे एक ही बार में सिस्टम ने उसे सभी मार्शियल लेवल बढ़ने की जानकारी दी। उसका सिर इस समय भयानक ऊर्जा के प्रभाव से सूजकर मोटा हो चुका था। उसकी आंखें सूजकर बड़ी बड़ी लाल हो गई थी। उसके सारे शरीर में सूजन आ गई थी। विराज को वामदेव शुक्ल से जो 4 गोलियों की कांच की बोतलें मिली थी, उनके दम पर वो 2nd ग्रेड मार्शियल पूर्वज से 9th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बन चुका था। क्या विराज की मार्शियल क्षमता अभी और अधिक बढ़ने वाली थी? क्या विराज को लॉटरी में मार्शियल संत योद्धा को मारने के लिए कोई विशेष हथियार मिलने वाला था, या फिर लॉटरी से उत्पन्न हुई उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला था? विराज गोली घाटी में गौतमी अंबर के निवास पहाड़ी के साधना कक्ष में बैठा साधना कर रहा था। वामदेव शुक्ल की भेजी गई कांच की बोतल में रखी गई गोलियों के दम पर विराज 9th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बन चुका था। सिस्टम की आवाज बम्बार्डिंग की तरह उसके कानों में बस उठी थी, जिससे झल्लाकर विराज ने सिस्टम से कहा कि आगे से सभी परिणाम बताने की जगह अंतिम परिणाम बता दे। सिस्टम ने विराज की बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन विराज की दी गई आज्ञा के आधार पर अपने अंदर जरूर बदलाव करने लगा। विराज 9th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा तो बन चुका था, लेकिन अभी भी उसके अंदर सभी गोलियों के औषधीय प्रभाव बचे थे। विराज ने आंखें बंद की और लंबे समय तक साधना की अवस्था में बैठा रहा। उस साधना कक्ष में उसे कितना समय गुजर गया इसका आभास नहीं हो रहा था। विराज ने जल्दबाजी में वामदेव शुक्ल की बनाई गोलियों की आधी क्षमता का ही उपयोग किया था। अगर उसने इन गोलियों को धीरे धीरे खाया होता तो इनका औषधीय प्रभाव उसके शरीर में तुलनात्मक रूप से ज्यादा बड़े बदलाव कर देता, लेकिन विराज के पास वक्त का अभाव था। उसे हर हाल में अपनी शक्ति को बढ़ाना ही था। 9th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बनने के बाद वो गौतमी अंबर की दी गई लो ग्रेड यूनिवर्स रिंग में रखी तूफानी रूह बूटी गोलियों को देखने लगा। विराज ने बहुत सोच समझकर वामदेव शुक्ल से उन 4 गोलियों को बनाने को कहा था। इसके उसे कई लाभ मिलने वाले थे। उसका पहला लाभ उसे ये मिला था कि ये 4 गोलियां एक साथ लेने पर सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होती थी। इसके साथ ही तूफानी रूह बूटी गोली का सेवन करने से पहले इन 4 गोलियों के औषधीय प्रभाव से तूफानी रूह बूटी गोली का प्रभाव भी कई ज्यादा बढ़ जाता था। इसी कारण से विराज तूफानी रूह बूटी गोली को देख रहा था। उसने यूनिवर्स रिंग से तूफानी रूह बूटी गोली को बाहर निकाल लिया। बैंगनी रंग की चमकती हुई तूफानी रूह बूटी गोली से बहुत ही शानदार औषधीय महक निकल रही थी, जिससे पूरा साधना कक्ष उस सुगंध से आनंद से भर गया। तूफानी रूह बूटी गोलियों से निकलने वाली रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई सीधी नजरों से उसे देखने में दिक्कत महसूस करता। बिना किसी हिचक के विराज ने 4 तूफानी रूह बूटी गोलियों को उठा लिया और उसे मुंह में रखकर निगल लिया। तूफानी रूह बूटी गोली का कार्य आत्मा की शक्ति में वृद्धि करना था। इसके अलावा ये कुछ समय के लिए इंसान की समझने की क्षमता को तेजी से बढ़ा देती थी। विराज अपनी बढ़ी हुई क्षमता का प्रयोग करके 4 गोलियों के औषधीय प्रभाव को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करना चाहता था। 9th ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा बनने के बाद अब उसका लक्ष्य एक मार्शियल सम्राट योद्धा बनना था। उन 4 तूफानी रूह बूटी गोलियों को निगलने के बाद विराज आंखें बंद करके साधना की अवस्था में बैठ गया और गहन साधना की अवस्था में चला गया। उसके शरीर से महाशक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिसकी वजह से उसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी और सारा का सारा साधना कक्ष उस तेज रोशनी से जगमगा रहा था। जिस समय विराज गहन साधना में डूबा था, कलिंजर एम्पायर के उत्तर सागर राज्य में कुछ बहुत बड़ा होने की तैयारियां चल रही थी। वसु परिवार अपनी फौज के साथ उत्तर सागर को नेस्तनाबूद करने उत्तर सागर की सीमा पर दस्तक दे चुका था।
बड़ी संख्या में वसु परिवार के योद्धाओं ने उत्तर सागर की सीमा पर अपना घेराव डालना शुरू कर दिया था। वो सभी इस समय वहां महासेना वसु के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय में महासेना वसु विनाशी भूत प्रजाति के संत अधिपति योद्धा के आभासी अवतार के साथ वहां पहुंच गए। महासेना वसु के साथ शिकारी दल के सभी हत्यारे मौजूद थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में वसु परिवार के युवा योद्धा भी मौजूद थे। उत्तर सागर की सीमा के बाहर खड़े होकर महासेना वसु रुद्र परिवार की सीमाओं की सुरक्षा को समझने की कोशिश कर रहा था। इस समय महासेना वसु का चेहरा विषादपूर्ण हो रहा था। उसके चेहरे पर कई घावों के हल्के निशान थे। अगर कोई उसके चेहरे को नजदीक से देख पाता तो जान पाता कि उन घावों से उसका चेहरा पीला पड़ा चुका था। सीमा पर रुद्र परिवार की सुरक्षा को देखकर महासेना वसु ने झल्लाते हुए कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र परिवार के पास मार्शियल संत स्तर का योद्धा होगा जो उसकी सीमा की सुरक्षा कर रहा होगा। महासेना वसु को नहीं लगा था कि रुद्र परिवार उसके हमले के लिए पहले से तैयार होगा। उसने तो ये सोचा था कि वो अचानक से रुद्र परिवार पर हमला कर देगा और तेजी से उत्तर सागर में घुसकर उत्तर सागर के महाराज निघासन रुद्र को मौत के घाट उतार देगा। इससे पूरे उत्तर सागर में अफरा-तफरी का माहौल मच जाएगा, जिसका लाभ उठाकर वो उत्तर सागर में रुद्र परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतारकर उत्तर सागर पर वसु परिवार का झंडा फहरा देगा। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसके हमले से पहले ही रुद्र परिवार के लोग किसी खुफिया जगह पर जाकर छिप जाएंगे। इसीलिए महासेना वसु तेजी से उत्तर सागर में विनाशी भूत प्रजाति के संत अधिपति योद्धा के आभासी अवतार के साथ उत्तर सागर में चोरी छिपे घुस गए थे और उन्होंने उत्तर सागर के महाराज निघासन रुद्र और महारानी परिणीता रुद्र पर हमला कर दिया था। लेकिन निघासन रुद्र तो एक चरम जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा निकले थे, जिसे देखकर महासेना वसु हैरान रह गया था। उसके साथ विनाशी भूत प्रजाति के संत अधिपति योद्धा का आभासी अवतार ही था। इस वजह से उस आभासी अवतार की शक्ति 5th ग्रेड जीवनरस अमृत योद्धा से अधिक नहीं थी। उस आभासी अवतार को तो महारानी परिणीता रुद्र ने दिन में ही चांद दिखा दिया था। उसकी वो दुर्दशा की थी कि उसे घायल होकर उल्टे पैर भागना पड़ा था। वो तो संत अधिपति योद्धा का आभासी अवतार होने की वजह से उसके पास कुछ छिपी हुई शक्तियां थी, जिनके दम पर वो महारानी परिणीता के हाथों से बचकर भाग निकलने में कामयाब भी हो सका था। इस तरह महासेना वसु की सारी योजना पहले ही चरण में असफल हो गई थी और वो वापस से उत्तर सागर की सीमा पर आ गया था। हालांकि इस हमले में निघासन रुद्र को घायल करने में महासेना वसु सफल रहा था, लेकिन मार पाने में असफल। उत्तर सागर की सीमा पर बड़ी संख्या में वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारे और युवाओं की फौज खड़ी थी। वो सभी रुद्र परिवार पर हमला करने जा रहे थे कि तभी उन्हें पता चला कि एक बूढ़ी औरत बहुत ही तेज रफ्तार से वहां से आकर गुजर गई। इसे देखकर वसु परिवार के लोग सदमे में आ गए और उन्होंने महासेना वसु को वहां आने का संदेश दे डाला। महासेना वसु और विनाशी भूत प्रजाति का संत अधिपति योद्धा का आभासी अवतार वहां पर आ चुका था। वहां आने के बाद सभी चीजों का पता लगाने के बाद महासेना वसु ने चौंकते हुए कहा, ये बड़ा ही अजीब है। इस बूढ़ी औरत ने जिस तरह से छिपकर बहुत ही तेज वार किया था, वो कोई साधारण तकनीक नहीं थी, बल्कि वो तो रहस्यवादी दुनिया महल की एक कदम से चांद तक मूवमेंट तकनीक थी। ये मूवमेंट तकनीक कोई गुप्त मूवमेंट तकनीक नहीं है, लेकिन रहस्यवादी दुनिया महल के बहुत ही खास लोग ही इस मूवमेंट तकनीक का उपयोग कर पाने की योग्यता रखते हैं। इस हिसाब से न चाहते हुए भी मुझे ये कहना होगा कि उस बूढ़ी औरत का जिसने एक कदम से चांद मूवमेंट तकनीक से हम पर छिपकर हमला किया था, उसका रहस्यवादी दुनिया महल से कोई न कोई नाता तो अवश्य था। महासेना वसु की बात संत अधिपति का आभासी अवतार सुन रहा था। हालांकि उसे महारानी परिणीता रुद्र ने लगभग परास्त कर दिया था, लेकिन अपनी कुछ गुप्त कलाओं के दम पर वो सुरक्षित वहां से भागने में कामयाब रहा था।
अगर महारानी परिणीता के सामने उसका आभासी अवतार न होकर वो खुद सामने खड़ा होता तो विनाशी भूत के संत अधिपति के सामने महारानी परिणीता ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। महासेना वसु की बात सुनकर आभासी अवतार ने कहा, रहस्यवादी दुनिया महल। ऐसा कहकर आभासी अवतार ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो रहस्यवादी दुनिया महल से पूरी तरह से अवगत था। हालांकि अगले ही पल वो शांत भी हो गया। महासेना वसु रहस्यवादी दुनिया महल के बारे में सोचते ही परेशान हो उठा। रहस्यवादी दुनिया महल मानव प्रजाति के दक्षिण में पड़ता था, जो कलिंजर एम्पायर के नजदीक ही था। ये मानव प्रजाति का बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध समुदाय था। इस समुदाय की सीमा की सुरक्षा संत अधिपति स्तर का योद्धा कर रहा था। ये समुदाय अपने अजीबोगरीब लेकिन प्रभावशाली मूवमेंट तकनीक के लिए विख्यात था। मानव प्रजाति के दक्षिण क्षेत्र में इस समुदाय का रुतबा काफी ऊंचा था। ऐसे में अगर वो बूढ़ी महिला जिसने छिपकर वसु परिवार के लोगों पर हमला किया था वो रहस्यवादी दुनिया महल से आती थी, तो महासेना वसु के अनुसार रुद्र परिवार पर हमला कर पाना संभव नहीं रहा था। इसका कारण ये था कि रहस्यवादी दुनिया महल कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं था। ऐसे में उनकी मूवमेंट तकनीक ऐसी थी जिसके दम पर वो कुछ ही समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते थे। वो अपने एक कदम से पूरे कैप्लर यूनिवर्स को पार करने की क्षमता रखते थे। ऐसे योद्धाओं के समूह के किसी सदस्य पर हमला करने का अर्थ होता कि रहस्यवादी दुनिया महल के योद्धा कुछ ही पलों में वसु परिवार पर टूट पड़ते और देखते ही देखते वसु परिवार का खात्मा हो जाता। महासेना वसु की चिंता को समझते हुए आभासी अवतार ने शांत स्वर से कहा, महासेना वसु, घबराना व्यर्थ है। भले ही रहस्यवादी दुनिया महल अपने लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत फिक्रमंद रहता है, लेकिन कलिंजर एम्पायर इतनी भी साधारण जगह नहीं है। यहाँ बहुत से गहरे राज दफन है। भले ही रहस्यवादी दुनिया महल के लोग तुमसे बदला चाहे, लेकिन वो कलिंजर एम्पायर के अंदर मार्शियल संत स्तर से ऊपर के योद्धा को नहीं भेज सकते। आभासी अवतार की बात सुनकर महासेना वसु स्तब्ध रह गया। वो कलिंजर एम्पायर के 7 संस्थापकों में से एक था। उसने अपने हाथों से कलिंजर एम्पायर की नींव रखी थी और इसे खड़ा किया था। बर्फ की सीलिंग में जाने के बाद भी महासेना वसु ने कलिंजर एम्पायर से जुड़ी खबरों को हमेशा पता लगाया और अब आभासी अवतार उसे बता रहा था कि कलिंजर एम्पायर को समझना इतना आसान काम नहीं था। मतलब महासेना वसु को कलिंजर एम्पायर से जुड़े कई राज नहीं मालूम थे। वो कलिंजर एम्पायर जिसकी नींव उसने अपने हाथों से रखी थी। महासेना वसु को तो हमेशा से ही लगता था कि कलिंजर एम्पायर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो उससे छिपा था, लेकिन आज आभासी अवतार की इस बात ने उसके इस भ्रम को तोड़ डाला था। संत अधिपति विनाशी भूत के आभासी अवतार ने जब महासेना वसु के चेहरे पर अजीबोगरीब भावों को देखा तो अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि आखिर क्यों इस जगह को मानव बहिष्कृत जगह कहा जाता था? मानव प्रजाति में कितने ही लोग थे जिन्होंने जघन्य अपराध किए थे। ऐसे कई लोगों को इस भूमि में बहिष्कृत कर दिया गया था। उन लोगों में कई लोग ऐसे भी थे जो संत अधिपति स्तर से ऊपर के स्तर के योद्धा थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो संत अधिपति स्तर से ऊपर के योद्धा जिन्हें कलिंजर एम्पायर की भूमि में बहिष्कृत कर दिया गया था, वो आज कलिंजर एम्पायर की भूमि में कहीं भी दिखाई नहीं देते? और तुम्हारे जैसे कुछ जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा मिलकर यहाँ पर पूरा एक देश बसा सके। क्या तुम्हें ये सब बहुत सामान्य घटनाएं लगी थी? आखिर क्या राज छिपा था कलिंजर एम्पायर के अंदर और कहाँ छिपे थे संत अधिपति से भी ऊपर के स्तर के योद्धा? क्या वसु परिवार रुद्र परिवार को नष्ट कर पाएगा या नहीं? महासेना वसु अपनी फौज के साथ उत्तर सागर की सीमा के बाहर रुद्र परिवार पर हमला करने के लिए खड़ा था। उसी समय एक बूढ़ी औरत एक कदम से चांद तक मूवमेंट तकनीक के जरिए वसु परिवार पर हमला करके निकल गई।
जिसके बाद महासेना वसु को समझ आया कि वो बूढ़ी औरत मानव प्रजाति के दक्षिण में स्थित रहस्यवादी दुनिया महल की सदस्य थी। इस कारण से महासेना वसु रुद्र परिवार पर हमला करने से डर गया। लेकिन उसी के साथ खड़े विनाशी भूत संत अधिपति के आभासी अवतार ने महासेना वसु को बताया कि किसी कारण से कलिंजर एम्पायर से बाहर की कोई भी शक्ति संत स्तर से ऊपर के योद्धा कलिंजर एम्पायर में नहीं भेजेगी। कलिंजर एम्पायर के अंदर संत अधिपति स्तर से ऊपर के कई योद्धा छिपे थे, जिनके बारे में महासेना वसु को कोई खबर नहीं थी। ये जानकर महासेना वसु के होश उड़ गए। उसने विनाशी भूत के आभासी अवतार से इस बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की तो आभासी अवतार ने उससे कहा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुट्ठी भर जीवनरस अमृत योद्धा को ये मानव प्रजाति की निर्वासित जमीन ऐसे ही पड़ी मिल गई? तुम लोगों ने आसानी से यहाँ पर अपना साम्राज्य बना लिया और मानव प्रजाति के संत अधिपति और उससे ऊपर के योद्धा चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे। ऐसा नहीं था। इस भूमि के अंदर कुछ ऐसे गहरे राज दफन है जिसकी वजह से मानव प्रजाति के संत अधिपति स्तर के योद्धा भी शांत रहे और तुम्हारे जैसे जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा यहाँ पर कलिंजर एम्पायर स्थापित कर सके। आभासी अवतार की बात सुनकर महासेना वसु के होश उड़ चुके थे। कलिंजर एम्पायर की भूमि में संत अधिपति और उससे भी बड़े स्तर के योद्धा छिपे थे। इसके साथ ही महासेना वसु इस समय एक संत स्तर का योद्धा था, फिर भी वो कलिंजर एम्पायर के इस गहरे राज को जानने का अधिकारी नहीं था। जिसे जानकर महासेना वसु सोचने लगा, तो आखिर इस गहरे राज के पीछे कितनी बड़ी शक्तियां हैं जो एक संत स्तर के योद्धा को उन्हें जानने तक का अधिकारी नहीं है। ये सोचकर ही घबराहट की लहर महासेना वसु के दिल में से होकर गुजर गई। कलिंजर एम्पायर मानव प्रजाति की निर्वासित भूमि पर बना था। हालांकि पिछले 1000 सालों में महासेना वसु ने एक भी योद्धा नहीं देखा था जिसे निर्वासित करके मानव प्रजाति ने कलिंजर एम्पायर की भूमि में छोड़ा था। इसके साथ ही पिछले 1000 सालों में संत स्तर के बहुत कम योद्धा ही कलिंजर एम्पायर की भूमि में दाखिल हुए थे। यहाँ तक कि कलिंजर एम्पायर के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को तो यही लगता था कि मार्शियल क्षमता की आखिरी सीमा जीवनरस अमृत स्तर ही था। महासेना वसु ने एक बार फिर आभासी अवतार की ओर देखकर पूछा, सीनियर, क्या एक मित्र होने के नाते भी आप इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा सकते? क्या कलिंजर एम्पायर का संस्थापक भी इन गहरे राज को जानने का हकदार नहीं? इस पर विनाशी भूत के आभासी अवतार ने कहा, महासेना, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। इससे अधिक मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आभासी अवतार के इस कठोर रवैये को देखकर महासेना वसु के मन में भय का संचार हो रहा था। एक संत अधिपति स्तर का योद्धा भी अगर सच कहने से बच रहा था तो इसके पीछे कितनी बड़ी शक्तियां शामिल हो सकती थी, उसका तो महासेना वसु शायद इस समय अनुमान तक लगाने की स्थिति तक में नहीं था। हालांकि वो इससे ज्यादा आभासी अवतार पर सच बताने का दबाव नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने इस विषय पर से अपनी सोच हटाकर वापस से रुद्र परिवार के ऊपर कर ली। अब क्योंकि उसे मालूम चल चुका था कि भले ही रुद्र परिवार का खात्मा करने से वो रहस्यवादी दुनिया महल को नाराज कर दे, फिर भी वो लोग संत स्तर के योद्धा को कलिंजर एम्पायर नहीं भेजेंगे तो रुद्र परिवार पर हमला करने को लेकर उसका सारा डर समाप्त हो चुका था। अब वो खुलकर रुद्र परिवार पर हमला कर सकता था। महासेना वसु ने उत्तर सागर की सीमा के अंदर देखते हुए कहा, मुझे उस बूढ़ी औरत को मारने के लिए किसी विशेष उपाय के बारे में सोचना होगा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान उभर आई। दूसरी ओर गोली घाटी के गौतमी अंबर के निवास स्थान की पहाड़ी के साधना कक्ष में विराज धमाल मचा रहा था। उस समय विराज को नहीं मालूम था कि उत्तर सागर की सीमा पर क्या हलचल चल रही थी। इस समय वो साधना कक्ष में ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर स्वर्ग और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। विराज के शरीर से निकलने वाली आभा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। वो मार्शियल पूर्वज अवस्था पार कर चुका था,
लेकिन अभी वो मार्शियल सम्राट स्तर का योद्धा बना नहीं था और मार्शियल पूर्वज और मार्शियल सम्राट स्तर के बीच में कहीं था। वो मार्शियल सम्राट योद्धा बनने से बस चंद कदम दूर था। उसी समय उसके दिल से एक धंधनाती हुई रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी विराज के दिल में मौजूद तलवार पूर्वज की तलवार मणि से निकल रही थी। वो बहुत तेजी के साथ धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखता जा रहा था। विराज ने पिछले कुछ समय में तलवार मणि का बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया था। इससे काफी समय से उसके दिल में तलवार मणि शांत पड़ी थी। वो अब इस भयानक ऊर्जा के प्रवाह में फिर से जाग उठी थी। तलवार मणि के अंदर से तेज रोशनी और आभा निकल रही थी। इसके साथ ही विराज के पास रखा 100 फूलों के काढ़े की बोतल से बहुत ही सुगंधित महक बाहर निकल रही थी, जिससे सारा साधना कक्ष महक उठा था। उसी समय विराज के शरीर में तलवारों के खड़कने की तेज आवाजें आने लगी। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें और मुंह खोल लिए। उसके मुंह से बड़ी मात्रा में तलवार ऊर्जा बाहर निकली और साधना कक्ष से बाहर निकलकर उस पहाड़ी पर दूर दूर तक फैल गई। हालांकि साधना कक्ष के अंदर और बाहर बने रचनाकार परत की सुरक्षा की वजह से उस तलवार की धार की विनाश करने की ऊर्जा रचनाकार परत द्वारा अवशोषित कर ली गई। तलवार ऊर्जा को अपने मुंह से बाहर निकालने के बाद विराज के शरीर से निकलने वाली आभा तेजी से शक्तिशाली होने लगी। कुछ ही समय में विराज मार्शियल सम्राट स्तर तक में दाखिल हो गया और मार्शियल सम्राट योद्धा बन गया। उसके शरीर से बड़ी मात्रा में तलवार धार निकलकर वहां चारों ओर फैलने लगी। विराज ने इस पूरी साधना में तलवार तकनीकों को बड़ी मात्रा में आत्मसात कर लिया था, जिससे उसकी तलवार सार और धार में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। इससे उसके प्रहार करने की शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ था। विराज को अपने शरीर के अंदर हुए बड़े बदलाव अच्छे से महसूस हो रहे थे। एक तेज रोशनी उसकी आंखों में चमकने लगी। उसके शरीर में जो नई शक्ति और ऊर्जा का संचार हुआ था, उसने उसे बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बना दिया था और ये बात विराज को अच्छे से समझ आ रही थी। उसी समय सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजना शुरू हो गई। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपके मार्शियल स्तर में बढ़ोतरी होती है। आप फर्स्ट ग्रेड मार्शियल सम्राट योद्धा बनते हो। मौलिक एनर्जी पॉइंट रेट 350 पॉइंट हर दिन। विराज आपको मार्शियल सम्राट योद्धा बनने की खुशी में सिस्टम आपको 500 मौलिक एनर्जी पॉइंट दे रहा है, साथ में जीवन दर्शन पाने का एक मौका भी दे रहा है। मार्शियल सम्राट स्तर का योद्धा बनने पर आज से आपको एक नई सुविधा दी जा रही है। उस नई सुविधा का नाम है सिस्टम की दुकान। सिस्टम की दुकान हर एक हफ्ते में रिफ्रेश हो जाएगी। विराज, तुम खुद ही मौलिक एनर्जी पॉइंट के बदले सिस्टम की दुकान को रिफ्रेश कर सकते हो। विराज, आपने साधना की महान अवस्था को छूकर तलवार तकनीक में एक नए स्तर को छुआ है और इस स्तर से आपने शुरुआती स्तर का तलवार शरीर हासिल करने में सफलता अर्जित की है। इस सफलता के लिए सिस्टम आपको 500 मौलिक एनर्जी पॉइंट इनाम में देता है। इसके साथ ही अस्थिमज्जा को साफ करने का एक मौका भी देता है। विराज, तलवार शरीर के शुरुआती स्तर हासिल करने की वजह से आपने पूर्ण तलवार शरीर को हासिल करने की एक प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तलवार शरीर तकनीक के इस मार्ग पर आपको लगातार अपने तलवार शरीर को अपग्रेड करते रहना होगा। हर अपग्रेडेशन पर आपको सिस्टम की ओर से इनाम दिया जाएगा। सिस्टम आपको ये भी बता दे कि तलवार शक्ति आपकी मूल आत्मा की शक्ति के जरिए अपग्रेड नहीं हो सकेगी। इसको अपग्रेड करने का तरीका आपको खुद ही खोजना होगा। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद विराज के चेहरे पर खुशियों की जगह पर आश्चर्य के बादल बरस रहे थे। सिस्टम की तरफ से उसे कई सारी नई जानकारियां दी गई थी, जिन्हें जानकर वो हतप्रभ रह गया था। विराज को सिस्टम से 1000 मौलिक एनर्जी पॉइंट मिले थे। हालांकि विराज के लिए वो एक बाल्टी में एक बूंद की तरह नगण्य थे। इन 1000 मौलिक एनर्जी पॉइंट से वो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकता था।
उसे दो चीजें सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। एक तो ये कि उसने तलवार शरीर को हासिल कर लिया था और तलवार शरीर को लगातार मजबूत बनाने की एक पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उसे सिस्टम की तरफ से सिस्टम की दुकान मिली थी। ये उसके लिए एकदम नई चीज थी। समय के साथ विराज को सिस्टम के काम करने के तरीके से बोरियत होने लगी थी। सिस्टम के जरिए अपनी मार्शियल क्षमता बढ़ाने का एक ही तरीका था कि ज्यादा से ज्यादा मौलिक एनर्जी पॉइंट इकट्ठा करना। ये एक लंबा समय लेने वाला काम था और विराज को मौलिक एनर्जी पॉइंट के इकट्ठा होने में लंबा समय इंतजार करना पड़ता था। इसके अलावा सिस्टम की तरफ से विराज को आत्मा को मजबूत करने का एक पूरा सिस्टम मिला था। लेकिन काले तेंदुए के 9 घेरे पूरी तरह से हासिल कर लेने के बाद उसकी आत्मा की शक्ति बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से विराज को सिस्टम से मिले इस आत्मा को मजबूत करने के सिस्टम की जरूरत नहीं रही थी। इसी कारण से वो आत्मा को मजबूत करने वाले अवसर को बहुत कम ही प्रयोग में लाता था। लेकिन अब सिस्टम की तरफ से उसे सिस्टम की दुकान मिल गई थी। इसने उसके सामने संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए थे। अब वो मौलिक एनर्जी पॉइंट का उपयोग करके सिस्टम की दुकान के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। इस तरह सिस्टम की दुकान के जरिए उसे अपने शक्ति बढ़ाने का एक दूसरा मार्ग मिल गया था। उसके लिए अच्छी बात ये थी कि उसने दुर्घटना से तलवार शरीर हासिल कर लिया था। तलवार शरीर को मौलिक एनर्जी पॉइंट से मजबूत नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से उसके लिए तलवार शरीर को अपग्रेड करना आसान कार्य नहीं होने वाला था। इन सभी बातों पर से अपना ध्यान हटाने के बाद विराज ने अपने आप को शांत करते हुए सिस्टम से कहा, सिस्टम लक्की ड्रा शुरू किया जाए। विराज के पास सीमित मात्रा में ही मौलिक एनर्जी पॉइंट इकट्ठा थे, इसलिए वो फिलहाल सिस्टम की दुकान से खरीदारी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसके पास लक्की ड्रा खेलने के 6 मौके बचे थे, वो उसी मौके का लाभ उठाना चाहता था। अपनी बात कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो एक अलग ही दुनिया में था। सिस्टम की बनाई उस अलग दुनिया को देखकर उसके होश ही उड़ गए। विराज एक मार्शियल सम्राट योद्धा बन चुका था, तो ऐसे में सिस्टम ने क्या कुछ बड़े बदलाव किए थे। लक्की ड्रा खेलने के लिए क्या विराज इस बार तारों से भरे आसमान में न होकर किसी दूसरी जगह पर था? अगर ऐसा था तो वो जगह कैसी थी और वहां क्या क्या सुविधाएं थी?